नमस्कार। हर मुश्किल की स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आपदा में भी हम आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और मजबूती से गढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। इस वायरस से जंग जारी रखते हुए हमें विकास की राह में आगे बढ़ना है। कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है और इसलिए सावधानी हमें ज्यादा बरतनी है। देश में कोरोना को हराकर 60,000 से ज्यादा लोग पूर्णतः रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और इसीलिए आप बीमारी से लड़ें, बीमार से नहीं। मैं हूं जया सिन्हा। कोरोना पर नजर में कोरोना से जुड़ी हर अहम खबर को लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं फास्ट हेडलाइंस के साथ। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जारी। रेल मंत्रालय ने अब तक श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से 40 लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया घर। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी और दिल्ली से चली हैं सबसे ज्यादा ट्रेनें। कोरोना मसले पर पीएम कर रहे हैं दुनिया भर के नेताओं से बातचीत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से की फोन पर बात। यूएई में भारतीय नागरिकों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। कोविड-19 के 60,490 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 41.57%। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 80,722। 4,167 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,95,000 के पार। मरने वालों की संख्या पहुंची 3.5 लाख के करीब। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में मौत का आंकड़ा पहुंचा 98,000 के पार। देश में 16 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले। दुनिया के तमाम मुल्क लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग। ब्रिटेन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए की 15 जून से गैर आवश्यक खुदरा दुकानों को फिर से खोलने की घोषणा। स्पेन में अब 1 जुलाई से विदेशी आगंतुकों को नहीं गुजरना होगा 2 सप्ताह के क्वारंटीन से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। कहा, रियायतों में अगर जल्दबाजी में ढील दी गई तो संक्रमण की एक दूसरी लहर भी आ सकती है जल्द। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षा चिंताओं के चलते रोका कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का परीक्षण। और प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जारी हैं। रेल मंत्रालय श्रमिकों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तेजी से रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। 40 लाख से ज्यादा लोगों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। अब तक 853 ट्रेनें गुजरात से, 550 ट्रेनें महाराष्ट्र से, पंजाब से 333 ट्रेनें, उत्तर प्रदेश से 221, दिल्ली से 181 ट्रेनें देश के विभिन्न राज्यों के लिए की गई हैं परिचालित। इनमें से कुल 1254 ट्रेन उत्तर प्रदेश में, बिहार में 846, झारखंड में 123 ट्रेनें, तो वहीं उड़ीसा में 73 ट्रेनों ने अपनी यात्रा समाप्त की है। 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल का परिचालन जारी है। 23 और 24 मई को रेलवे नेटवर्क पर भीड़भाड़ की स्थिति भी हुई समाप्त। श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे 30 जोड़ी अन्य ट्रेन का भी 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कर रहा है परिचालन। और इस वक्त ताजा आंकड़े क्या है कोविड-19 के, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सक्रिय दृष्टिकोण और बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से इस महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं जो काफी कारगर साबित हुए हैं। सरकार द्वारा जारी निरंतर प्रयासों के उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि देश में 60,490 लोगों को इस महामारी से निजात मिल चुकी है। वायरस के कारण अब तक 4,167 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस बीमारी का रिकवरी रेट बढ़कर 41.57% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या इस वक्त 80,722 हो गई है। और वंदे भारत अभियान के तहत दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम अनावरत जारी है। इसके तहत इजरायल में फंसे करीब 115 भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से वापस लाया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 2 महीने से ज्यादा वक्त तक इजरायल में फंसे हुए ये लोग जब देर रात विमान में सवार हुए तब इनके चेहरे पर
खुशी देखने लायक थी। इनमें काम से निकाले गए लोग, छात्र और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इन्हें रवाना करने के लिए भारतीय दूतावास का स्टाफ एयरपोर्ट पर तैनात था। उन्होंने यात्रियों को मास्क और दस्ताने के पैकेट भी बांटे। इजराइल से वापस आ रहे भारतीय टिकट और क्वारंटीन का खर्च खुद वहन कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग केरल के हैं और वे दिल्ली से आगे कोच्चि के लिए उड़ान भरेंगे। और आइए अब देखते हैं कि ग्राउंड जीरो से क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। लखनऊ में यूपी पुलिस की 112 सेवा यानी कि 112 के कोरोना योद्धा आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जिससे वो इस चुनौतीपूर्ण समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और इस जंग को और बेहतर तरीके से लड़ सकें। कोरोना के संकट में कोरोना योद्धाओं के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, दूसरों को सुरक्षा और सेवाएं देना, और दूसरी, खुद को स्वस्थ रखना। इसीलिए पीआरबी 112 के मुख्यालय में काम करने वाले लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, ताकि स्वस्थ रहकर पूरे जोश के साथ इस कोरोना संकट के समय लोगों की मदद की जा सके। 112 के मुख्यालय में प्रवेश के साथ ही सैनिटाइजर की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पर सबसे खास ये है कि यहाँ की कैंटीन में स्वस्थ रहकर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की भी खास पहल की गई है। 112 की कैंटीन में आयुष मंत्रालय का काढ़ा सबसे अहम है, जो लगातार लोगों को पिलाया जाता है। कोरोना वॉरियर्स को लड़ाई में बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी स्वस्थ रहें, और कोरोना से लड़ाई में बहुत ज़रूरी है अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बना के रखना। इसके लिए 112 मुख्यालय में जितने लोग काम करते हैं, इनको विटामिन सी, फल और सबसे इम्पॉर्टेंट आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए रेसिपी के अनुसार रोज़ काढ़ा दिया जा रहा है, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें और इस लड़ाई में अपना योगदान कर सकें। 112 आपात सेवा की कैंटीन में प्रतिदिन 1200 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाने का प्रबंध किया गया है। कॉल सेंटर में काम कर रहे इन युवाओं को और पुलिस कर्मियों को दिन में 3 से 4 बार ये काढ़ा पिलाया जाता है, ताकि बिना रुके, बिना थके लगातार देश सेवा में तत्पर रह सके। सिर्फ काढ़ा ही नहीं, विटामिन सी से भरपूर फलों का भी सेवन कराया जाता है, ताकि देश के सबसे बड़े सूबे के किसी भी कोने से फोन आए तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। हमारे परिवार वाले भी काफ़ी परेशान थे, पर जब हम ऑफिस आए तो हमारे ऑफिस में काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए थे सैनिटाइजेशन के लिए। हमारे यहाँ टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। यहाँ पे हमें काफ़ी फल भी दिए जाते हैं, विटामिन सी जिनमें होता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। कोरोना के चलते अब कॉल सेंटर में सिर्फ सुरक्षा से जुड़े फोन नहीं आते, जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। फोन राशन खत्म होने का, दवा पहुंचाने का, प्रवासी मजदूरों की समस्या से जुड़े भी फोन आते हैं, और त्वरित सुविधा पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी रहती है। तो एक बहुत अच्छी पहल, आप भी अपनाएं इन देशी नुस्खों को। और राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7000 के पार पहुंच गया है। तेजी से बढ़ते पॉजिटिव केसेस के मद्देनजर प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, और इसके लिए कोरोना वॉरियर्स घर घर जाकर होम सर्वे कर रहे हैं। पेश है विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। पिताजी का नाम है राजेश मानसिंह रानी, पुत्री है। 20 साल की है, एज 20 ईयर्स। हाँ, बाई सिंधी, निवासी अहमदाबाद कर दो। नहीं, अभी ये तो यहाँ का एड्रेस आएगा। अब यहाँ जयपुर। हाँ, फ्लैट में ये वाला 609 लिख दो ना, 609 के टावर। 609 के टावर। मैं इस वक्त जयपुर के बनी पार्क इलाके में हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटी चल रही है होम क्वारंटीन की, और ये इसलिए है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है सर आपका? किशोर तीर्थानी। थोड़ा जोर से बोलिए। किशोर तीर्थानी। किशोर जी, बताइए कि ये होम क्वारंटीन की फैसिलिटी किसके लिए हो रही है? हमारे लिए। कहाँ से? अहमदाबाद से है। क्या क्या इसमें क्या है, आपको घर में रहना है? हाँ, 14 दिन के लिए घर में ही रहना है।
और आपने पूरा टेस्ट वगैरह करवा रखा है किस चीज़ का? जो आए हैं उनका? हाँ, वो ट्रेन में अगर सब स्क्रीन टेम्परेचर करके आए हैं वहाँ से निकले हैं तो। थर्मल स्कैनिंग हुई हाँ, है। थर्मल स्कैनिंग होता है। हमारे साथ एक कोरोना वॉरियर भी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि कितने लोगों का अभी तक आपने फॉर्मेलिटी करी है और क्या फॉर्मेलिटी है ये? मैंने अभी लगभग 5 लोगों की स्वयं घोषणा पत्र भरवाया है जी। इसमें सरकार के आदेश हैं कि जो भी बाहर से आते हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन का फार्म भरवाया जाए जो स्वयं घोषणा पत्र कहलाता है जी। और वो घोषणा पत्र जैसे ही हमको कलेक्ट्रेट से भी सूचना आती है कि कोई बाहर से आ गए हैं और हम हमारे स्तर पर भी क्योंकि हम BLO हैं हमारे स्तर पे भी घर घर जाके संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि कोई बाहर से आए हैं तो उसके बारे में हम मालूम रखते हैं और उनसे हम एक स्वयं घोषणा पत्र भरवा लेते हैं। इसकी डिटेलिंग कहाँ होती है, रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? इसका हमारे ऑफिस कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड जमा होता है और कंप्यूटराइज्ड होता है फिर वहाँ से। तो जैसे कि आपने सुना, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और वो इसलिए कि मैं और आप सुरक्षित रहें और एक दूसरे को भी पहले से अवेयर करें ताकि जो भी बाहर से आ रहा है वो 14 दिन का जो क्वारंटीन है उसको सख्ती से उसकी पालना हो। विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, जयपुर। जी हाँ, तो सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है इस वायरस के खिलाफ। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आइए उसको देखते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास बरेली में नजर आया, जहां शुरुआत की गई मेडिसिन बैंक की, जिसमें दवाइयां लेने के लिए सिर्फ डॉक्टर की पर्ची चाहिए, पैसे नहीं। गरीब लोगों में इस मेडिसिन बैंक को लेकर काफी अच्छी खबर आ रही है। आपने अभी तक जरूरतमंदों के लिए रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, भोजन बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन गरीब और असहाय लोगों को बीमारी के वक्त मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिन बैंक का नाम पहली बार सुना होगा। लॉकडाउन में गरीब बीमारों को दवा की जरूरत में कोई कमी न हो पाए, इसके लिए बरेली के शाहदाना रोड चौराहा पर मेडिसिन बैंक की शुरुआत की गई है। मारिया डे ग्रुप के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी ने इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत की। इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक में डॉक्टर के पर्चे पर ही जरूरतमंदों को फ्री में दवा दी जाती है। हाजी शकील कुरैशी का कहना है कि उन्हें मेडिसिन बाबा से प्रेरणा मिली है, जो लोगों को मुफ्त में गरीबों का इलाज करते और जरूरतमंदों को दवा देते हैं। दिल्ली के अंदर एक मेडिसिन बाबा करके एक व्यक्ति मिला था जो बहुत ही गरीब था और वो गले में एक अपने थैला डाल कर गली गली घूमते थे कि मेडिसिन दे दो, मेडिसिन बाबा आ गया, मेडिसिन बाबा आ गया। और लोगों से वो जो दवाई घरों में उनकी बच जाती थी, जो एक्सपायर नहीं होती थी, वो दवाई लेके मेडिसिन बाबा अपने बैग में डालते थे और ज़रूरतमंद तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाते थे। तो ये मेडिसिन बैंक खोला है। इस मेडिसिन बैंक के अंदर क्या है कि जो भी दवाई, ब्रांडेड दवाई हैं, जितनी भी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी उसकी हमने सब दवाई रखी है। और इसकी नॉट फॉर सेल, खाली ये असहाय गरीब लोगों के लिए डॉक्टर का पर्चा होना अनिवार्य है कि जिस डॉक्टर ने दवाई लिखी है, वरना कोई पैसा नहीं। जैसे सर्जरी का आइटम हो, जो भी सामान हो, अगर डॉक्टर ने लिखा है उसको ज़रूरतमंद है उसको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देखिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चों पे हम दवाई दे रहे हैं। दवाई निःशुल्क दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सब गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए ये पूरा खोला गया है। और रोज़ काफ़ी सारे कस्टमर्स को हम दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। सारी अगर दवाई नहीं भी हो रही, सारी शॉर्टेज बना के उन्हें दूसरे दिन दवाई दी जा रही है, लेकिन सारी दवाई पहुंचाई जा रही है कस्टमर तक। इस मेडिसिन बैंक के ब्रांच को पूरे देश में खोलने की योजना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को मुफ्त में दवा दी जा सके। इस मेडिसिन बैंक का नाम हाजी शकील ने अपनी मां के नाम पर रखा है। मेडिसिन बैंक में ट्रेंड स्टाफ और फार्मासिस्ट की तैनाती भी की गई है और यहाँ पर लगभग रोजाना 100 लोग दवा लेने के लिए आते हैं। ये बैंक पूरी तरह से मुफ्त दवाइयों का वितरण कर रहा है और गरीबों को राहत देने का काम कर रहा है। यहाँ पर दवाई मुफ्त मिलने से जरूरतमंद लोग इस बैंक के खुलने से काफी खुश हैं। ये नेट के जरिए मालूम चला कि मेडिकल बैंक खुला है इधर सैदाना रोड पे, तो इसके लिए हम दवाई लेने आए। निःशुल्क मिल रही है, बिना पैसे गरीबों के लिए, तो इसलिए आज आए हैं। और ये बहुत अच्छा काम है, सबको इससे लाभ मिले।
जो बीमार हैं बेचारे, बीमारी की वजह से पैसों की वजह से नहीं ले पाते, उनके लिए फ़ायदा होगा। कोई पैसा नहीं लिया, हाजी जी ने बहुत अच्छा काम करा है साथ में, हमसे कोई पैसा नहीं लिया, ना आपने लिया ना हाजी जी ने। हमारे लिए इतनी तकलीफ में हमें दवा दी है, हमारे घर वाले हैं नहीं, बच्चे 20 लाख नहीं है बेटा, हम मजबूर हैं, आपको भी दुआ लगेगी, उनको भी लगेगी। कोरोना के दौर में जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज के लोग अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में इन सभी छोटे बड़े योगदान का महत्व बढ़ गया है। बरेली से डीडी न्यूज के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। तो एक बेहतरीन पहल और उम्मीद कर सकते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी इस तरह के मेडिसिन बैंक खुलेंगे। और देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर कोई अपने अपने स्तर पर भूमिका निभा रहा है और सहयोग कर रहा है। और इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर निवासी कविता लॉकडाउन के बीच आसपास के गाँवों में जरूरतमंदों को सब्जी बेचकर ग्रामीणों की मदद कर रही है। कविता ने नर्सिंग में स्नातक की पढ़ाई की है, वहीं ग्रामीण उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। पहले हमने उधमपुर जाना पड़ता था सब्जी लेने, तो वो हमें बहुत दूर पड़ता था। अभी गाड़ियों की प्रॉब्लम है तो हम उधमपुर नहीं जा पा रहे हैं। जो हमारी छोटी दीदी कविता है तो इसने अभी BSc नर्सिंग की है, अभी इसने ये इधर दुकान खोली है छोटी सी, तो अभी हम सभी इधर से सब्जी लेने आते हैं, तो रोज सब्जी इधर से ही लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे सब्जी बेच रही है, तो हमें इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। और गुरुग्राम के 2 बच्चों ने सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपने गुल्लक तोड़कर ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों को खिलौने और चॉकलेट बांटे। इस खूबसूरत पहल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन दोनों बच्चों की प्रशंसा करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के एक स्कूल में 6ठी कक्षा के आरफ जैफ और 10वीं की छात्रा माही जैफ दोनों भाई बहन ने अपने गुल्लक को तोड़कर ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों को खिलौने व चॉकलेट बांटे। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। तो छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त मानवता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं और ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें इसी बात का उदाहरण पेश करती हैं। और कोविड-19 के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से लोगों की परेशानी काफी कम हुई। वाराणसी की महिलाओं को जनधन खाते में 500-500 रुपए की राशि आ चुकी है, जिससे उन्हें दैनिक खर्च में काफी मदद मिली। इन महिलाओं ने केंद्र सरकार की इस योजनाओं की सराहना की है। ये वाराणसी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव करसड़ा पतेरवा है और आप देख रहे हैं कि कैसे चूल्हे पर रोटी बन रही है, जिसकी खुशबू भी मुझे मिल रही है। और ये एक महिला हैं जिनको मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई स्कीम के बारे में पता है। और देखिए ये हम लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से जो मोदी जी स्कीम चला रहे हैं उसके बारे में किस तरह से जानती है। जो खाता खुलवाए हैं जीरो बैलेंस वाला, उन सबको मिल रहा है। जो नहीं खुलवाए हैं ये लोग, न खुलवाने वाले की कमी है कि अपना खाता नहीं खुलवाएं, इसलिए उन लोग को नहीं मिल रहा है। जो खुलवाएं उन लोग को मिल रहा है। हम रीता कुमारी, हमको जो मोदी पैसा लगाए हैं वो मिला है मुझे। मोदी जी के योजना द्वारा जनधन में हमारे खाते में 2 महीने में 1000 आया है। खाते में 500 रुपया आया है, तो सीधे उनके खातों तक मदद पहुंच रही है। और तमिलनाडु में तिरुपुर जिला विश्व स्तर पर बुने हुए कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और एक बार फिर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम कर रहा है। तिरुपुर में फेस मास्क का निर्माण एक ऐसे समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिनकी जरूरतों को महामारी के बीच में अनदेखा किया गया है। मास्क बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि विकलांगों के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहा था। मैंने विकलांगों के लिए खास प्रकार के मास्क बनाने के लिए सरकार से हमने स्वीकृति मांगी और उन्हें मिल गई है। उन्हें 81,000 मास्क बनाने के ऑर्डर मिले हैं। और हम देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि इस तरह से लगातार वहां पर मास्क का प्रोडक्शन हो रहा है और विकलांगों के लिए खास तौर पर ये मास्क बनाए जा रहे हैं।
मुरादाबाद से एक दिन में कई ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर उनके गृह राज्य पहुंचा रही है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर इन प्रवासी मजदूरों के लिए आईआरसीटी के साथ साथ अब आरएसएस ने भी अपनी रसोई शुरू कर दी है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन तैयार कराया जा रहा है। तैयार भोजन को पैक करने के बाद 400 से ज्यादा स्वयंसेवक इसकी सप्लाई कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था 31 मई तक लगातार चालू रहेगी। उसके बाद सरकार के फैसले पर इस रसोई को आगे भी चलाया जाएगा। भोजन के अलावा 1 लीटर की पानी की बोतल भी प्रवासी श्रमिकों को दी जा रही है। वहीं स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन में स्काउट गाइड और स्वयंसेवक ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को पानी भी पिला रहे हैं। तो समाज के विभिन्न वर्गों से बेहद अच्छी पहल यहां पर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद और यूएई के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी। कोविड-19 के दौरान यूएई में भारतीय नागरिकों को दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। अपने ट्विटर संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 चुनौती के दौरान भारत यूएई सहयोग और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों नेताओं ने महाचक्रवात अम्फन से दोनों देशों में हुए नुकसान पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जारी सहयोग के साथ साथ महामारी की ताजा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को इन चुनौतियों से निपटने में भारत की तरफ से सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। और दुनिया भर में इस वक्त कोविड-19 का क्या है हाल, आइए उसको देखते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 54,95,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 3,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 16,62,000 से अधिक हो चुका है, जबकि इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 98,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। कोरोना से अमेरिका के बाद ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया में खुल रहे चर्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, जबकि व्यक्तिगत प्रार्थना की जा सकेगी। अमेरिका का जन स्वास्थ्य विभाग पहले ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे चुका है। और ब्राजील में पहली बार कल 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। कल ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से 807 मौतें हुई हैं, जबकि अमेरिका में 620 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमण के मामले में ब्राजील इस समय 3,74,898 मामलों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी प्रांतीय गवर्नरों और शहरों के मेयरों पर डाल दी है। हालांकि राष्ट्रपति ने ब्राजील में लॉकडाउन लागू नहीं किया है। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था को रोक देने से लोग ज्यादा परेशान होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के बारे में जारी क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया है। WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा कि इस दवा के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड अध्ययन करेगा। साथ ही इस दवा से जुड़े दुनिया भर में हो रहे प्रयोगों का व्यापक विश्लेषण भी किया जाएगा। टेड्रोस ने कहा कि आमतौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के रोगियों और लूपस जैसे ऑटो इम्यून बीमारी के मामलों में किया जाता है, लेकिन कोरोना के मरीजों में इस दवा के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है।
जहां पूरी दुनिया लंबे समय से कोरोना महामारी से जूझ रही है और बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम देश अब लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को चेताते हुए कहा है कि अगर कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में बहुत जल्द ढील दी गई तो संक्रमण की एक दूसरी लहर भी जल्द आ सकती है। WHO के आपात कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर माइक रयान ने कहा कि देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि कोरोना संक्रमण दोबारा ना फैले। और कोरोना वायरस से जंग में थर्मल स्क्रीनिंग कितनी कारगर है और शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये बता रही हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रितिका सूद। पर जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, लोग एसी का यूज़ भी थोड़ा सा डर के एसी को प्रयोग कर रहे हैं और हीट को बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाते हैं। सो हो सकता है कि कुछ हद तक वो हमें हेल्प करेगा, पर कुछ हद तक वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो 100% जो लोग इफेक्टेड हैं उन लोगों को पकड़ लेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आई थिंक ईच पर्सन, हर एक जने को जो है एक कॉन्शियस सिटीजन बन जाने की ज़रूरत है कि अगर हमें दिक्कत है वो हमें पता होती है, और कोई और जाने या ना जाने तो हमें उसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें फीवर है, हमें पता है, तो हम अपने घर से बाहर ना निकलें और हम घर के अंदर ही रहें। तो बिल्कुल अगर आपको किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो उसे छुपाए ना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें। हमारा सलाम है उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को जो बिना थके अपनी इस जंग में जुटे हैं। तो 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ाएं अपना कदम, सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें क्योंकि सावधानी ही बचाव है। देंगे एक दूसरे का साथ और होकर रहेंगे हम एक साथ। जी हाँ, माना ये मुश्किल की घड़ी है पर जिंदगी तू भी तो जिद्दी पड़ी है। आपको छोड़े जाते हैं चीन के भारतीय दूतावास की इस बेहतरीन प्रस्तुति के साथ। नमस्कार। देंगे हम एक दूसरे का साथ और होकर रहेंगे हम आजाद। माना थोड़ी मुश्किल की ये घड़ी है पर जिंदगी तू भी तो जिद्दी बड़ी है। कुछ दिन बनानी होगी एक दूसरे से दूरी। सच कहते थे बुजुर्ग हमारे कि ये दूरियां भी है जरूरी। अब तो यही है मेरे दिल के जज्बात। देंगे हम एक दूसरे का साथ और होकर रहेंगे हम आजाद।